हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। दिस इज विभव द्विवेदी, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, जो कि टोटली बेस्ड है लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर। एंड आप लोग काफी लकी हैं जो आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, और तो और आपको टाइम भी ज्यादा मिला है। सो दिस टाइम यू शुड नॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, राइट? So before we begin, again I would request everyone to subscribe the channel to follow more updates. Hit the like button, share this with all the students जो भी आपके friend circle में हैं. Just share this and let them know that where they stand. So let's get started. The first question is, law of conservation of mass states that. So here we have four options. You have to select the correct one, right? All right. So the correct option for this question will be option B. Okay. Law of conservation of mass बोलता है कि mass can neither be created nor be destroyed. Indirectly ये लोग ये कहना चाहते हैं कि एक chemical reaction में जो reactant की mass होती है that should be equal to the product mass, right? Provided ये reaction हमारी balanced है. That's all is meant by law of conservation of mass. Moving on to the next question, we have a highly polished iron nail is placed in a saturated copper sulfate solution, and nail is taken out after 5 minutes of time. Okay, so nail के पास कौन सी कवरी रहेंगे? This you have to tell. Now you can start attending this question. All right, so the correct answer for this question would be रेडिश डिपॉजिट और ब्राउनिश रेड डिपॉजिट। तो देखो इसमें हुआ क्या है, इसमें यू हैव टेकन आयरन नेल, ठीक है ना, और उसको डिप किया है आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू, राइट? एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि आयरन अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट। सो आयरन क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, एंड यू विल फाइंड अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन आयरन, राइट? तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि जो भी मेटल लेस रिएक्टिव है, जैसे यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इसकी परत या इसकी डेपोजिशन हो जाएगी आयरन नेल में, राइट? इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ प्रेसिपिटेट इज। तो बेसिकली ये आपकी प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन चेक कर रहा है। यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, राइट? सो नाउ वी गो फॉर द आंसर. The answer for this question is precipitate is ISP बेसिकली, है ना, insoluble solid product बोलते हैं, राइट? जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को एरो डाउनवर्ड या पीपीटी के शॉर्टकट से भी दिखाया जा सकता है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट और किस किस का बन सकता है, राइट, अपार्ट फ्रॉम बैरियम सल्फेट। We move to the next question now. Question 4 is the gas which is in chip packet is flushed with, right? तो ये NCD topics है. You can attempt this question now, right? And be honest, no matter what marks you get, है ना, it's totally your preparation, it's the judgment of your preparation. So the correct answer for this question will be नाइट्रोजन, ठीक है ना? So आप ये लोग जो चिप्स पैकेट खरीदते हो, इसमें आप आधी नाइट्रोजन गैस के पैसे देते हो और आधी चिप्स के देते हो, ठीक है? So ये पूरा भरा नहीं होता, ये आधा नाइट्रोजन से भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है, वो होता है इनर्ट। इनर्ट मतलब ये बाकी सब गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, जिसके चक्कर में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देते हैं और इसकी लाइफ शेल बढ़ जाती है चिप्स की। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या हो सकता है ना? सो इसका सही आंसर है क्विक लाइम। ठीक है, देखो आप लोगों को ना तीन ये कंपाउंड्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पहला तो देखो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? अब जब आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो ये हीट अप हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्लेग लाइम, ठीक है ना? इस पे और तुम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो ये मिल्की बन जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों सॉल्ट आपके इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तीनों चैप्टर्स में आई हुई है ना? मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन देख लो या एसिड बेस, सब में आती है। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यू हैव बीन गिवन एन इक्वेशन और आपको इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना। कम ऑन, गो फॉर इट नाउ। All right. So, I'm sorry that I'm giving less time, but you can also pause the video and take your own time and attempt the question, right? So here आपके पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में अगर आप आयरन को देखो तो यहाँ पे आयरन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्योंकि इसका चार्ज बढ़ रहा है। देखो यहाँ 0 था, यहाँ +2 है, तो चार्ज बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सो इस केस में यहाँ पे आयरन का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो आयरन एक अच्छा क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, किसी चीज का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो एक अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है, या किसी चीज का रिडक्शन हुआ तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
All right, everyone. So let's move to the next question. Question number 7. इन्होंने पूछा है कि which gas is evolved when zinc reacts with sodium hydroxide. So you can attempt the question now. All right. So the correct answer of this question is hydrogen. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था. अगर आप एसिड बेस सॉल्ट्स पढ़े हो तो उसमें बताया है कि कभी भी मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यही हमारे साथ हुआ. यहाँ पे मेटल जिंक हो गया, ठीक है, और हमने एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके, हाइड्रोजन गैस का याद रखना, ये पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, ठीक है ना, हाईली इन्फ्लेमेबल है, कलरलेस है, ऑडियोलेस और टेस्टलेस है. ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 8. इन्होंने पूछा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसीजर क्या रहनी चाहिए. आपके सामने 4 ऑप्शन है, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग दैट. ऑलराइट, सो इसका जो सही आंसर है वो है कि हमें एसिड को पानी में डालना है. वी हैव टू ऐड द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इनटू वाटर. ठीक है ना, गलती से आपने एसिड में पानी डाल दिया तो दैट रिएक्शन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक, इट में ब्रेक द ग्लास. ओके, सो दैट इज वेरी डेंजरस. सो ऑलवेज ऐड concentrated acid into water with constant stirring. अगला क्वेश्चन है, a salt gives acidic solution when dissolved in water, the salt form will be. Okay, so please try to attend this question now. Okay, so the correct answer for this question is strong acid and a weak base. ओके, क्योंकि देखो ओवरऑल जो सोल्यूशन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है जो बोलता है कि एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है ना, तो अगर एसिड स्ट्रांग होगा तो सॉल्ट भी एसिडिक होगा. अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस हुआ तो न्यूट्रल सॉल्ट. स्ट्रांग एसिड वीक बेस हुआ तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली सॉल्ट का नेचर डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा एसिड लिया है, कौन सा बेस लिया है ना. जैसे अगर मेरे को वीकली बेसिक या स्ट्रांगली बेसिक चाहिए होता तो मेरे को स्ट्रांग बेस और वीक एसिड लेना पड़ेगा. I hope you understand this. If you have any issues with this question, you can just post on the comment. I'll be replying to that. Right? So let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट. सो जो ये नेटल लीव्स होती हैं वो इंजेक्ट क्या करती हैं बेसिकली, आपको इसका आंसर इसमें देना है. कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है. सो प्लीज टेक योर टाइम एंड आंसर दिस क्वेश्चन. So the correct answer for this question will be मिथेनोइक एसिड. और आपको ये याद रखना है कि अपार्ट फ्रॉम नेटल स्टिंग है ना, एंट हो गया, एंट स्टिंग हो गया, बी स्टिंग हो गया, तो ये सारे मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं. इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, उसका पीएच आइडेंटिफाई करते हैं. प्लीज ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन नाउ. ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5.5. ओके, जब इसके नीचे पे आपका पीएच गिर जाता है तो इट स्टार्ट्स टूथ डीके. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइम वाटर टर्न्स, है ना, इफ आपके पास 4 ऑप्शन है, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट टर्न्स मिल्की. अभी हमने इसको रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किया था. ये देखो, ये आपका स्लेट लाइम है, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे इट विल टर्न मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज योर limestone. Right, I hope you understand this question. We move to the next question. The next question number 13. Okay, so in addition being used in laundry, washing soda is also used for. So आपको washing soda का एक और यूज आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में. Okay, so go for it now. So the correct answer for this question will be for removing permanent hardness of water. ठीक है, वॉशिंग सोडा का क्या इस्तेमाल होता है, एक तो जीपीएस है ना, जीपीएस मतलब ग्लास पेपर और सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. दूसरा ये पानी की सॉफ्ट हार्डनेस को रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस को. ठीक है, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस तो आप वैसे भी बॉइल करके रिमूव कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है. प्लीज ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन नाउ. ओके, सो इसका जो आंसर है वो है गोल्ड. गोल्ड इतना डक्टाइल होता है कि गोल्ड का 1 ग्राम को आप 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट कर सकते हो. डक्टाइल का मतलब ही यही होता है ना, जो चीज जो चीज कंडक्ट करे, है ना. सो द एबिलिटी ऑफ वायर्स, द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज देयर डक्टिलिटी. ओके, सो गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है. नेक्स्ट, आपकी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज को लेकर. सो आपको रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना है. राइट, सो गो फॉर इट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. ओके, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. यू हैव टू आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड. राइट, तो गो फॉर इट. Okay, so the correct answer for this question is NaCl and
MgO, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आयनिक कंपाउंड जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, उसमें एक मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं, क्योंकि मेटल क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, सो दे आर नेगेटिवली चार्ज। सो बेसिकली इन लोग के बीच एक म्यूचुअल सिचुएशन आती है वेयर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैपन, दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड, राइट। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। सो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ यही ऐसा केस है जहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स मिल रहे थे, ठीक है ना। वैसे अगर आप जैसे ये वाला देखो तो इसमें कार्बन और क्लोरीन है, सो ये रिजेक्ट हो रहा था। तो इस तरह से एक एक ऑप्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is the general formula of saturated hydrocarbons? So go for it now. All right. So the correct answer for this question is the first option, that is CnH2n+2। देखो सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जो ये कार्बन है इसमें 4 सिंगल बॉन्ड्स है। अब इसमें मैं 5वां बॉन्ड ऐड नहीं कर सकता है ना, क्योंकि कार्बन सेटिस्फाई हो चुका है। अब और हाइड्रोजन ऐड करने का कोई मतलब है नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये सैचुरेट हो चुका, कि इसमें और बॉन्ड अपन और हाइड्रोजन ऐड कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप डबल बॉन्ड देखो, है ना, तो इसमें मैं एक हाइड्रोजन ऐड करके इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें संभावना है और हाइड्रोजन के ऐड करने की, राइट। सो इसलिए यहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n+2, ठीक है ना। ये CnH2n-2 होता है अपना अनसैचुरेटेड का, बाकी सब हमें का मतलब नहीं उससे। वी हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये पूछ रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं इथेन में। गो फॉर इट नाउ, राइट। सो हमें पहले इथेन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसके लिए इथ मतलब 2, तो ये रहे 2 कार्बन, है ना। अगर ये प्रोपेन होता तो हम 3 कार्बन ले लेते, ब्यूटेन होता तो हम 4 कार्बन ले लेते। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो हमको सबको कर देना है सिंगल बॉन्ड। अब हमें करनी है इसकी काउंटिंग। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हो गए टोटल, 7। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7, ठीक है। मैंने अभी इथेन लिया था, आपको कोई भी कंपाउंड पूछ सकता है, राइट। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि कौन से इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन में मैक्सिमम आपको कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। सो गो फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। ऑल राइट, सो इसका सही आंसर है फुलेरीन, है ना। फुलेरीन में एटलीस्ट देखो आपको 60 कार्बन मिल जाते हैं, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। सो इसका सही आंसर है फुलेरीन। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट चैप्टर से है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें पूछा है साइज के बारे में आपको, है ना। तो जस्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, राइट। क्योंकि देखो अगर आप देखो कि लिथियम क्या है, लिथियम लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में क्या होता है, फ्लोरीन। और जब भी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चक्कर में साइज घटता है। सो साइज घटने के चक्कर में इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, लिथियम का, और फ्लोरीन का कम होगा, ठीक है ना। और वैसे ही अगर हम नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है, इन अ ग्रुप। ओके चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछ रहा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स को क्या होगा। सो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू नो। इसमें 2-3 चीजों की नॉलेज लग रही तब जाके आप कंक्लूड कर पाओगे। सो जस्ट ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डिक्रीजेस। देखो इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है। अब आपको पता है मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, इसका ऑक्साइड बेसिक होता है यहाँ पे, है ना। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, राइट। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या पूछा कि बेसिक कैरेक्टर को क्या हो रहा है, तो आप देखो बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे घट रहा है क्योंकि बेस से एसिड की तरफ जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज डिक्रीजेस। Okay, you can also see the detailed explanations here. Okay, refer it to any time when you have any confusions as such. Okay, we move on to the next question now, that is question number 22। ठीक है, तो ये मंडलिक भाई साहब से वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, इन्होंने गैप्स छोड़े थे, ये इनका बहुत बड़ा ब्रेन था इसके पीछे, है ना, वेरी इंटेलिजेंट। सो उन्होंने गैलियम जो था, है ना, गैलियम का किससे प्रोडिक्शन किया था, किस एलिमेंट से, ठीक है। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था, मेंडलीव ने जो गैप्स रखे थे, तो उसने उसको नहीं पता था कि उस एलिमेंट का नाम क्या होगा, लेकिन उसको ये जरूर पता था कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग है। तो एका का मतलब होता है पहले एल्यूमिनियम। सो बेसिकली उसने एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ दिया था और इसको उसने बोल दिया कि ये होगा हमारा एका एल्यूमिनियम,
ठीक है। सो ये था गैलियम। इसी तरह उन्होंने कहा था एका बोरॉन क्या निकला, स्कैंडियम निकला। और इसी तरह एका सिलिकॉन क्या निकला, जर्मेनियम। तो ये तीन आपके कोर्स में एका है, तो इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, ये आते रहते हैं एक ना एक करके ना, वन बाय वन देखिए कमिंग, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये बोलता है कि द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन x बिलोंगिंग टू ग्रुप 2 और y बिलोंगिंग टू ग्रुप 15। तो दो एलिमेंट दिए हैं, है ना, आपको फाइंड आउट करना उसका फॉर्मूला। सो गो फॉर इट नाउ। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, है ना। बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है। देखो, अगर कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो उसका चार्ज क्या होगा, +2 होगा। और कोई ग्रुप 15 में उसका चार्ज क्या होगा, -3 होगा। बस ये क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करो, योर आंसर विल बी x3y2। ठीक है ना। अब देखो, ये एक जस्ट एग्जांपल था। दे कैन ट्राई टू चेंज द क्वेश्चन एंड दे कैन आस्क यू समथिंग एल्स। सो आप लोग को हर ग्रुप का एक कॉमन वैलेंसी पता होना चाहिए। जैसे ग्रुप 1 का +1 होता है ना, ग्रुप 17 का -1 होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, राइट। चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप, है ना। तो ग्रुप में जाने वो डज नॉट डिक्रीज मतलब कौन सी चीज सेम रहती है एक तरह से, है ना। सो आपको आइडेंटिफाई करना, गो फॉर इट नाउ। ऑल राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन डी, है ना। तो जैसे ग्रुप 1 है, मान लो ग्रुप 1 हमने क्या देख रहा है, कौन कौन से एलिमेंट है उसमें, उसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इन सब के लास्ट शेल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनको हम लोग मोनोवैलेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, इनको मोनोवैलेंट बोलते हैं। अगर दो होते तो डाईवैलेंट बोलते हैं, राइट। सो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेगी ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। और पीरियड में क्या सेम रहता है, पीरियड में शेल सेम रहते हैं ना, दे बिलोंग टू द सेम शेल। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है इसको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें बोल रहा है कि नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज k प्लस एंड Cl माइनस। ओके, सो जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि पहले आप देखो के इज पोटेशियम। पोटेशियम को आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, 19, है ना। 19 होने के चक्कर में इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 19 होने चाहिए, लेकिन एक लूज कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। सिमिलरली अगर आप क्लोरीन देखो तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तभी तो माइनस चार्ज पड़ा है इस पे। तो इट विल ऑल्सो हैव 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। सो अब आपको देखना कि इन सारे ऑप्शंस में 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। हीलियम में नहीं हो सकता, है ना। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर भी क्या है, 18, और वो न्यूट्रल भी है, स्टेबल भी है, नोबल गैस भी है, रेयर गैस भी है। सो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, that is argon with 18 electrons. So everyone, ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, एंड इन क्वेश्चंस को बड़ी ही इंटेलिजेंटली चूज किया गया था सो दैट सारी चैप्टर्स की कवरेज हो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, एंड प्लीज जस्ट कमेंट्स में आप सारे अपने अपने मार्क्स बताएं किसको कितना आया, एंड डोंट वरी, विल जस्ट वर्क ऑन विथ मोर अपडेट्स ऑन इट एंड विल हैव मोर क्वेश्चनिंग। सो जस्ट कीप टेस्टिंग योरसेल्फ। कोरोना और ये एग्जाम्स में दोनों में टेस्टिंग बहुत जरूरी है, राइट। सो all the best everyone. Till then, keep learning, stay blessed, and do subscribe the channel, hit the like button, share with your friends, and let us also know कि उनके कितने marks आ रहे हैं. Okay, till then, thank you everyone. Jai Hind. Bye.